नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, सीधे यहां दिल्ली के विजय चौक से, देश की संसद भवन के बाहर से लाइव। और कहानी कुर्सी की में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में 10 दिनों से चला आ रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के विधायक दल के नेता चुन लिए गए और इसी के साथ अब वो महाराष्ट्र की तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कल, और महायुति की सरकार बनेगी। इन 10 दिनों में देवेंद्र फडणवीस के अलावा और कोई ऐसा नाम जरूर थोड़ा बहुत चर्चा में रहा होगा, लेकिन कभी कोई ऐसी गुंजाइश सामने दिखी नहीं कि उनके अलावा कोई और मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा भी। एकनाथ शिंदे की नाराजगी जरूर सुर्खियों में रही और कल तक रही, अभी भी है क्या इसकी बात भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम पर आखिरी मुहर आज विधायकों ने लगा दी। इससे पहले यह साफ हो चुका था कि संघ उनको अगला मुख्यमंत्री देखना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप इस पर विचार कर रही थी और वहां भी लग नहीं रहा था कि कोई द्वंद्व है। देवेंद्र फडणवीस अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। 5 साल की सरकार उन्होंने चलाई भारतीय जनता पार्टी की। इसके बाद 2019 में भी वो मुख्यमंत्री रहते चुनाव में गए, उनका गठबंधन चुनाव में जीत करके आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़कर विपक्षी खेमे में चले गए थे, 2.5 साल उनकी सरकार चली और उसके बाद 80 घंटे के लिए इसे ही दूसरी बार, लेकिन एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस 2019 में मुख्यमंत्री बने थे, फिर उसके बाद 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं और अब महायुति की सरकार वो चलाएंगे। लेकिन इस सरकार में उनका दबदबा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो नंबर्स हैं इस वक्त, उसमें अगर वो चाहे तो अपने दम पर भी सरकार बनाने का प्रयास कर सकती थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में आज कहा कि हमको सबको साथ में लेकर चलना है। उन्होंने एकनाथ शिंदे का, अजीत पवार दोनों का धन्यवाद दिया, क्योंकि वो साथ में रहे चुनाव में उनके साथ। अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जब सब लोग चलते हैं, इतना बड़ा मैंडेट होता है, तो आपके मन की 4 बातें होती हैं, 4 बातें नहीं होती हैं, लेकिन हमको इस सब में नहीं फंसना है। हमको पदों की लालसा से ऊपर उठना है, जनता के लिए काम करना है, क्योंकि जनता ने जनादेश जो दिया वो बहुत बड़ा है और जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। अब देवेंद्र फडणवीस के आज के भाषण में प्रधानमंत्री का जिक्र भी था, मोदी है तो मुमकिन का जिक्र भी था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद किया, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव का पूरा कैंपेन रचा था, और साथ साथ अपने सहयोगियों को भी याद करना देवेंद्र फडणवीस नहीं भूले। लेकिन पिछले 10 दिनों में जिस किस्म की उठापटक महाराष्ट्र के बाकी नेता, खासकर एकनाथ शिंदे, करते हुए दिखाई दिए, इससे आने वाले 5 साल चलने वाली इस सरकार के लिए क्या कहीं कोई रोड ब्लॉक, जैसा एकनाथ शिंदे ने कहा था, या स्पीड ब्रेकर, वो खड़ा होता हुआ नजर आता है क्या? या फिर देवेंद्र फडणवीस हैं तो महाराष्ट्र में ये सरपट दौड़ेगी महायुति की सरकार की गाड़ी? इसकी आगे हम बात करें। आपको उससे पहले देवेंद्र फडणवीस के आज के, जब उनका नाम अनाउंस हो गया विधायक दल के नेता के तौर पर, उनके भाषण के कुछ हिस्से सुनाते हैं, प्रधानमंत्री को याद करते हुए, 2019 के सारे प्रकरण को याद करते हुए, और उस वक्त उन्होंने जो कहा था 2019 में महाराष्ट्र की विधानसभा में, मैं समंदर हूं, लौटकर जरूर आऊंगा। आज एक बार उस बयान को भी दोबारा याद करना चाहिए। ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है। मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो, अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊं। तो ये उनका 2019 का बयान कि मेरे पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बसा लेना, समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। ये तो खैर वो 2021-22 जब उन्होंने 2.5 साल की सरकार की शुरुआत की थी, मुख्यमंत्री बने थे, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, शरद पवार की पार्टी टूटी, तभी इसको साबित कर दिया था। लेकिन उसके बाद बहुत से लोगों को लगता था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का नुकसान उनको उठाना पड़ा, उससे जनता बहुत नाराज है, जैसे शिवसेना या एनसीपी को तोड़ा गया, और वो खामियाजा उनको इस विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। तमाम तरीके की और बातें थी, लेकिन कुछ नहीं ऐसा हुआ, बल्कि एक तरफा मैंडेट जनता ने दिया। अब समीर जी हमको ये बताएंगे, हमने चुनाव की तो खूब बात की, देवेंद्र फडणवीस के चुनाव की पटकथा कैसे लिखी गई? क्योंकि इसके बीच में भी बहुत से लोगों ने कोशिशें की थी कि कुछ सोच विचार हो जाए, कुछ और नामों पर चर्चा हो जाए। देखिए 2014 से जो एक बात हुई थी कि केंद्र में नरेंद्र और प्रदेश में देवेंद्र,
वो लगातार बना रहा, केंद्र में नरेंद्र मोदी बने रहे और प्रदेश में देवेंद्र फडणवीस बने रहे। भले ही वो सत्ता में कुछ समय नहीं रहे, पार्टी में तमाम तरह के उनके साथ विवाद बनाने की कोशिश गई है। कहा गया कि लोकसभा चुनाव देवेंद्र फडणवीस की जित के कारण कई बार हम सीटों को हारना पड़ा, जिस तरह से उन्होंने दखलंदाजी दी। लेकिन पार्टी में तय था कि देवेंद्र फडणवीस से बड़ा नेता महाराष्ट्र में कोई नहीं है, सबसे लोकप्रिय नेता उनके बड़ा कोई नहीं है और विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी में लड़ा। देखिए, जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और जो देवेंद्र फडणवीस ने एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में जब प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, उन्हें सहजता से स्वीकार किया। हालांकि उन्हें उस समय बहुत मन भारी रहा होगा कि जो 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो उसको आप उप मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सरकार में अपना परफॉर्म किया, सरकार को चलाया और साथ में दोनों दलों को, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर जो सामंजस्य बिठाया, टिकट वितरण के अंदर चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने बेहतर सामंजस्य किया और उसके बाद धुआंधार प्रचार अभियान देवेंद्र फडणवीस ने चलाया। हिंदुत्व की उन्होंने जो बात की, ओबीसी को उन्होंने ललकारा और जो उन्होंने वोटों को लेकर, मुसलमान वोट को लेकर जो कहा, वोट जिहाद का जिक्र किया, उसके बाद ये तय कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे अगर सत्ता आती है। बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें आई। तब तमाम तरह के कयास लगा गए कि भाई अब कोई ओबीसी मुख्यमंत्री देखा जाए, क्योंकि ओबीसी ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है। ये नाम चलाया गया है कि 2 उप मुख्यमंत्री तो मराठा होने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस एक मराठी ब्राह्मण मुख्यमंत्री 5 साल रह चुका है, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे तो फिर मराठा आंदोलन हो सकता है। ओबीसी कहेंगे कि भाई हमने वोट दिया महायुति को, हमें सत्ता में कहां हिस्सेदारी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और जिस तरीके से उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका रही, उप मुख्यमंत्री के उनके रूप में जो भूमिका रही, चुनाव प्रचार के रूप में उनकी जो भूमिका रही और प्रधानमंत्री मोदी का और संघ का जो आशीर्वाद देवेंद्र फडणवीस के साथ था, मोहन भागवत जी का जो आशीर्वाद रहा और संघ के साथ मिलकर जिस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान देवेंद्र ने चलाया, पार्टी ने यह माना कि 132 सीटों का जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और साथ में जो महायुति को इतना प्रचंड बहुमत मिला है, इसमें देवेंद्र फडणवीस की सबसे बड़ी भूमिका है और देवेंद्र फडणवीस को पार्टी ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया। इतना है कि अब वो कल शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में उनको राज्यपाल से मिलने जाना है। उससे पहले कहा जा रहा है कि तीनों दलों के नेताओं की, यानी एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, उनकी एक बैठक हो सकती है। उसके बाद 3:30 बजे का वक्त राज्यपाल से लिया गया है। वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल आजाद मैदान में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम शपथ ग्रहण का रखा गया है। लेकिन 23 तारीख से अब तक, हर्षवर्धन जी, इस बीच में कई ऐसे मौके आए क्या कि देवेंद्र फडणवीस की भी सांसें थोड़ी बंधी हुई हों, कुछ एंग्शियस मोमेंट्स उनके लिए भी रहे हों? नहीं, निश्चित तौर पर। और आज तो अब चूंकि ये ऐलान हो गया तो इसलिए अब लग रहा है कि सब कुछ बड़ा स्मूथ हुआ है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का शायद पहला ये उदाहरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही एक वर्ग था जिसने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ पूरा माहौल बनाया। उस वर्ग ने बाकायदा केंद्रीय नेतृत्व में भी कोशिश की कि उनकी बात पहुंच जाए, वो थोड़ा सा माहौल बना दें। एकनाथ शिंदे को उस वर्ग ने हवा भरने का काम किया था। बीजेपी के उस सेक्शन ने, उसी वर्ग ने यह अफवाह फैलाई कि मराठा नाराज हो जाएगा, फलाना नाराज हो जाएगा। उसी वर्ग ने 3-4 ऐसे नाम ड्रॉप कर दिए जिनका दूर दूर तक मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेना देना नहीं। मुरलीधर मोहोल, विनोद तावड़े, इसी तरह के कई नाम जिनका कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब अगर मुख्यमंत्री कोई और चुना भी जाता तो वो नाम नहीं हो सकते थे जो चर्चा में थे। 2 से 3 दिन बाकायदा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक तनाव की स्थिति रही। लेकिन जो बात हम लोग लगातार कहानी कुर्सी की में चर्चा करते रहे कि नरेंद्र मोदी और मोहन राव भागवत, यानी प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक, वो दो के दोनों देवेंद्र फडणवीस पर पूरी तरह से एकमत है। और एक लाइन में हमेशा कहता रहा, तो कई बार ये भी होता है कि और भी स्वयंसेवक है, लेकिन मैं कहता था कि संघ के शताब्दी वर्ष में गणवेशधारी स्वयंसेवक मुख्यमंत्री बनेगा। अब 2 ही लोग हैं जो गणवेश में इस अवस्था में भी पहुंचते हैं, एक है नितिन गडकरी और दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस। नितिन जी उससे पूरी तरह से बाहर चले गए और महाराष्ट्र की राजनीति में कम लोग ये जानते हैं कि नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस एक समय में तो गुरु शिष्य जैसा रिश्ता रहा, फिर बीच में थोड़ी खटास आई, पिछले कुछ समय में फिर से दोनों एक साथ मिलकर काम करते रहे। और एक बड़ी रोचक बात मुझे पता चली कि इस बार नितिन गडकरी ने जहां जहां प्रचार किया, वो प्रचार देवेंद्र फडणवीस के कहने पर उन्हीं सीटों पर हो गए। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का
विधायक प्रत्याशी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी का विधायक प्रत्याशी हो, या फिर इस पार्टी मतलब गडकरी जी और फडणवीस जी टीम के तौर पर काम। और क्यों टीम के तौर पर काम कर रहे थे? क्योंकि संघ से स्पष्ट निर्देश था। इसमें कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए, संघ से स्पष्ट निर्देश था। और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े थे। नरेंद्र मोदी, अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो रोज रोज कुछ कहने के लिए आएंगे, लेकिन पहले दिन से और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के लिए उन्होंने लिखा परम मित्र, ये आमतौर पर कहा था उन्होंने जब दिल्ली में सार्वजनिक भाषण तौर दिया पर था। जी हाँ, ऐसा होता नहीं है। तो वो परम मित्र लिखा और देवेंद्र फडणवीस ने उसको जिसको कहते हैं ना कि लव वाली स्माइली बनाते हुए उसको शेयर किया था। तो थोड़ा सा ये भी दिखता है। और एक और जो बड़ी बात है जिसको देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इस उथल पुथल के बीच में, महाराष्ट्र की बेहद विभाजक राजनीति के बीच में, जिसके अगुआ शरद पवार हैं, एक भी विधायक आज तक भारतीय जनता पार्टी का नहीं टूटा है। ये देवेंद्र फडणवीस की ताकत है। मुझे लगता है संगठन से निकला एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और जो मैं एक शब्द और इस्तेमाल करता हूं, पीढ़ीगत परिवर्तन अब आपको दिख रहा है। पीढ़ीगत परिवर्तन दिख रहा है। जैसे एक समय में हम कहते थे ना कि अटल आडवाणी के समय में सेकंड लीडरशिप क्या कमाल की थी, सेकंड लाइन लीडरशिप, आज फिर से वो नरेंद्र मोदी ने तैयार की है देश के हर राज्य में। विजय जी, अब बीजेपी ने अपने मैंडेट के अनुरूप अपने नेता को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए मना तो सबको लिया, लेकिन इस 10 दिन ने यह भी दिखाया कि सब कुछ इतना आसान नहीं था। शिंदे साहब की महत्वाकांक्षा वगैरह जिस तरीके से खुलकर सामने आई, नाराजगियां उन्होंने खुलकर प्रकट नहीं की, लेकिन इशारों में कर दी। अब यहां से सरकार चलाना क्या इतना आसान या मुश्किल होने वाला है देवेंद्र फडणवीस के लिए? देखिए, दो बातें हैं। सरकार चलाना तो हमेशा ही थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, और खास तौर से यदि आप एक सहयोगी दलों के साथ गठबंधन की सरकार चलाते हैं और उसमें भी एक फूफा जी आपके साथ ही बैठे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो शिंदे जी की फूफा जी वाली भूमिका नहीं और बदलने वाली? शिंदे जी के लिए भी आपको थोड़ा सा वो रखना चाहिए, भाव में विनम्रता, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं। और फिर मैंने पहले भी इस पर चर्चा की थी कि वो अपनी सेना के कमांडर हैं। देवेंद्र फडणवीस अपनी सेना में सिपाही हैं। सिपाही और कमांडर के ईगो में फर्क होता है। देवेंद्र जी मान जाते हैं उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, एकनाथ शिंदे को ये मानना खुद के मन से भी नहीं लगता, फिर लगता है मेरा कार्यकर्ता क्या कहेगा, तो वो मुद्दा रहा। लेकिन आप सोचिए, देवेंद्र फडणवीस को थोड़ा सा पहले से देखना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है जिन्होंने महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी को छोटा भाई बना दिया, शिवसेना को। एक जमाने में जब वाजपेयी के काल में बाला साहब ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ 30 साल पहले, तो वो बड़े भाई की भूमिका में थे और वो लगातार उसी में चलते रहे। देवेंद्र फडणवीस के आने के बाद पहला मौका हुआ 2014 में कि ये रोल रिवर्सल हो गया, शिवसेना छोटी भाई हो गई और वो बड़ी भाई के भूमिका में हो गई। तो उसी समय उन्होंने तय कर दिया था कि वो बड़े नेता हैं। 5 साल सरकार चलाई, उसके बाद अनुशासित सिपाही के तौर पे जैसे वो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपको याद है, चुनाव के दिन हम शायद कहानी कुर्सी में भी चर्चा की थी कि अमित शाह ने एक दिन पहले वहां महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में कहा देवेंद्र जी की कि देवेंद्र जी विजयी भव, और फिर अगले दिन उन्होंने इंटरव्यू में स्पेशली कहा कि चुनाव के बाद तीनों पार्टी के नेता बैठकर मुख्यमंत्री तय करेंगे। उसका मतलब ये मैसेज साफ था कि भाई एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। ये मैसेज उस समय दे दिया, लगातार चल रहा है। मैं हर्ष जी की इस बात से सहमत हूं कि ये पहला, मैं लेकिन इस बात से सहमत नहीं, ये पहला, ये दूसरा मौका है जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो सो कॉल्ड बड़े नेता हैं उनको झटका लगा होगा कि उनकी जो एक्सरसाइज होती है पार्टी के अंदर कुछ कुछ करने की, उसको कामयाबी नहीं मिली। पहला मौका था 2022 में जब केशव मौर्य जी को हवा दी गई, फिर 23 में भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और अभी पूरे के पूरे में इसमें एकनाथ शिंदे को भी ताकत भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिली थी, जो वो इतने नाराज चल रहे थे। मुझे लगता है अब तबीयत ठीक होगी, सलाइन वगैरह कुछ ले लिया है, समीर जी ज्यादा बता सकते हैं कि, लेकिन टाइम देखिए बैठक में आते हैं कि नहीं आते, आज आना तो थोड़ा सा होगा। लेकिन कोशिश करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि एकनाथ शिंदे जी को उप मुख्यमंत्री जरूर बना ले, क्योंकि वो सरकार में रहेंगे। इसको लेकर अब क्लैरिटी है, कोई भ्रम नहीं है, एकनाथ शिंदे बनने जा रहे हैं, तैयार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अजित पवार तो घोषणा करी दी कि कल शपथ ग्रहण होगा, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री कल शपथ ग्रहण लेंगे, बाकी कैबिनेट का नहीं हुआ। ये अजित पवार का कल बयान था। और देखिए, आज एक विशेष जरूर बात रही है आज की शपथ ग्रहण में। मुझे लगता नहीं कि शायद कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का इस तरीके से लाइव टेलीकास्ट हुआ था कभी भी। अगर आप राजस्थान का देंगे तो राजस्थान में जब विधायक दल की बैठक हुई तो इस तरीके से लाइव टेलीकास्ट नहीं था।
मध्य प्रदेश में जब शिवराज की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना गया था तो इस तरीके से लाइव टेलीकास्ट नहीं था। आज जो विधायक दल की बैठक हुई पूरी लाइव हरियाणा में हुआ, हरियाणा में हुआ, हरियाणा में जरूर अमित शाह गए थे, उनका भाषण सब कुछ जब नेता तय हो, हाँ। पर्ची की तरह पर्ची देकर वसुंधरा जी को चौंकाने वाला फिर भी स्थिति यहाँ सबके पर भाषण नहीं होना, थी। सबका स्वागत होना, ये पूरा आपको याद हो तो 2017 में शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी में। अभी एक मैं देखा था शायद एकनाथ शिंदे बधाई देंगे देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता दी कि नहीं दी उन्होंने बधाई? तो अभी तक उन्होंने दी। उन्होंने सुबह एक ही ट्वीट किया, आज इंडियन नेवी डे है तो उसको नेवी डे के लिए उन्होंने नेवल को बधाई दी। उन्होंने अभी तक देवेंद्र फडणवीस को अभी तक उन्होंने बधाई का ट्वीट नहीं दिया है। विधायक दल का नेता चुने गए और कल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। मुझे लग रहा है वो थोड़ा जानबूझ के ऐसी चीजों पर निगाह रखते हैं जहां विवाद हो। नहीं, लेकिन नौसेना दिवस में देखो देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत बधाई दी थी। जैसे विधायक दल के नेता ज्यादा चुने गए होती थे है एकनाथ शिंदे तो उन्होंने बधाई दी थी। पनडुब्बी जो है वो ज्यादा ताकतवर होती है, समुद्र में नीचे रहती है, दिखती नहीं है, लेकिन उसकी ताकत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक मैसेज हो सकता है। शिंदे जी के लिए नहीं, नहीं, वो उन्होंने नौसेना दिवस पर बधाई दी है तो वो एक मैसेज होगा। लेकिन और हो सकता है अभी दोबारा मतलब दे ही देंगे बधाई फडणवीस साहब को भी। बीजेपी के रडार समंदर के नीचे भी तो होंगे। नहीं, वैसे वो कह रहे हैं समीर जी, तो थोड़ा सा मैं भी बता दूं कि नौसेना दिवस की बधाई पंकजा गोपीनाथ मुंडे ने भी दी है। नहीं, लेकिन पंकजा जी तो वहां पंकज जी ने तो वहां बोला ना, वहां बोला, वो तो बधाई मैं दी। इसीलिए कह रहा हूं कि सार्वजनिक तौर पर अपने सोशल मीडिया खाते पर नौसेना दिवस की ही बधाई पंकजा मुंडे ने भी दी है। मैंने तो वही सवाल नाम पूछा, का समर्थन उन्होंने किया। विजय जी से वही सवाल पूछा जो सुर इशारा किया समीर जी ने। इसी भूमिका में रहने वाले हैं क्या एकनाथ शिंदे, जो अभी 10 दिन दिखाई दिए? देखिए, वो किसी भी भूमिका में रहे, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि उन्होंने जो किया है वो अकल्पनीय है कि एक परिवार वाली पार्टी से खींचकर इतने विधायक ले आना। लेकिन अब जो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं वो अपरिपक्व और बचकाना, बचपने वाला व्यवहार है। ये नेता का व्यवहार नहीं होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का कैडर जैसा होता है, उसमें आप ये व्यवहार करके अपनी प्रतिष्ठा, अपनी साख खोते हैं। मेरा यह मानना है कि एकनाथ शिंदे को भी खुले मन से, बड़े मन से महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस का स्वागत करना चाहिए। और देखिए, आज उनके भाषण को आप ध्यान से सुनिए। हिंदवी स्वराज्य पर शुरू किया और अहिल्याबाई होलकर पर उनकी जन्मशती मनाई जाएगी जो 350वीं, उस पर खत्म किया। उसके बीच में बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी, बाबा साहब अम्बेडकर, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, फिर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, फिर सारे नाम लेते हुए, और उसके बीच में उन्होंने क्या क्या बोला। जिन जिन विधायकों ने उनको समर्थन दिया है उनका भी नाम लिया, रामदास अठावले का, लेकिन जिन जिन विधायकों ने समर्थन दिया है, यानी 132 की संख्या कितनी है वो भी देवेंद्र फडणवीस ने बता दी। उसका भी जिक्र किया उन्होंने, उसका भी जिक्र किया उन्होंने। तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस साहब का ये व्यवहार जो है ना, उद्धव ठाकरे के व्यवहार जैसा हो रहा है कुल मिलाकर। देखिए, कल तो शिंदे साहब को उद्धव ठाकरे के 6:30 राजनीतिक भविष्य को या राजनीतिक इतिहास को देखना चाहिए और उससे बचना चाहिए। क्योंकि या तो आप ब्रेक के बाद हम लोग ये चर्चा कंटिन्यू कल करते मिलने हैं। गए थे शाम को देवेंद्र फडणवीस वर्षा निवास पे, आधे घंटे 40 मिनट एकनाथ के साथ उसका अपडेट भी सर ब्रेक के बाद हम लोग बात करते हैं। एकनाथ शिंदे पर तो लगातार चर्चा होती ही रहेगी, क्योंकि वो जिस तरीके से यहाँ जैसे कहा गया नाराज फूफा की भूमिका में दिखाई दी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बारे में जरा सोचिए ना, इतनी कम उम्र में ऐसी जिम्मेदारियां उनको मिलना, 44 साल की उम्र में पहली बार मुख्यमंत्री, आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कल वो लेने जा रहे हैं। इस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन में कार्यकर्ता के तौर पर कितना काम किया, कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता कमाई, लोगों के बीच उसने लोकप्रियता कमाई, और पार्टी के हाईकमान को ये सब स्वीकार करना पड़ा। तभी महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य की कमान अब देवेंद्र फडणवीस को देने का एक बार फिर फैसला हुआ है।